जी, चैप्टर 5 में हमने कोई प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ की बातें की थी कि एक ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइबिलिटी नेग्लिजेंट वर्क की सूरत में, रॉन्ग रिपोर्टिंग की सूरत में बनती है या नहीं बनती, और अगर बनती है तो किन स्टेक होल्डर की तरफ बनती है, क्या मेथड्स हैं लाइबिलिटी को लिमिट लगाने के, वो भी हमने पढ़ लिया। एक ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड भी कर सकता है। वो 4 क्या थे? मेथड्स थे लाइबिलिटी को लिमिट लगाने के। एक ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड भी कर सकता है। कैसे अवॉइड कर सकता है? मर जाए तो अवॉइड कर सकता है, या अगर इंसान का बच्चा बांध के काम करे, अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉ काम करे, स्टैंडर्ड को फॉलो करे, तो क्या वर्क नेग्लिजेंट होगा? तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अवॉइड हो जाएगी। एक ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। कैसे अवॉइड कर सकता है? अपने वर्क की क्वालिटी को मैनेज करते हुए। तो अपने वर्क की क्वालिटी को अगर मैनेज कर ले तो उससे क्या होगा? क्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी, रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं होगी, वर्क नेग्लिजेंट नहीं होगा, तो लाइबिलिटी क्या हो गई? अवॉइड हो गई। जो कहते हैं कि ऑडिटर अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है अगर वो कुछ क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड जो हैं उनको फॉलो कर ले। क्या है क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड? कोई 2 स्टैंडर्ड हैं, ISQC 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, या ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अपने काम की क्वालिटी को कैसे मेंटेन इंप्रूव कर सकता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। क्या फॉलो करना है? कुछ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। कौन कहते हैं? ये दोनों स्टैंडर्ड्स कहते हैं। क्या पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो करने हैं? ये कोई 7 पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ये क्या है? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स, जिससे आपकी वर्क की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी या मेंटेन रहेगी, नेग्लिजेंट वर्क अवॉइड हो सकता है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है? कि फर्म का कोई लीडर होना चाहिए जो इंश्योर करे फर्म के अंदर कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, ताकि कंट्रोल किया जा सके किसका? बिहेवियर ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। और लीडर होगा तो चीज़ें कंट्रोल होंगी, जब लीडर नहीं है तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती। घर में अम्मा अब्बा कोई बड़ा हो तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। कहीं बाहर आना जाना है तो बता के जाएंगे, पूछ के जाएंगे, रात को ऑन टाइम आएंगे, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। जब अम्मा अब्बा नहीं होते, घर में होती है हमारी क्या? अय्याशी। जब मर्जी आओ जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्जी गंद गोलो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हो। क्या ख्याल है? तो इसलिए फर्म के अंदर क्या होना चाहिए? कोई लीडर होना चाहिए जो इंश्योर करे कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, जिससे क्वालिटी कंट्रोल रहेगी काम की। फर्म को क्या करना चाहिए? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करना चाहिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करना चाहिए मीन कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? इनको फॉलो ना करने से, कोड्स को या थ्रेट्स को अवॉइड ना करने से भी आपके वर्क की क्वालिटी अफेक्ट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना भी आप रहे हो, ऑडिट भी आप कर रहे हो, तो आपके दिमाग में है कि मैंने बनाई है, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करोगे नहीं, उसमें चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई होंगी नहीं। एक फर्म को क्या करना चाहिए? ऑडिट को एक्सेप्ट करते वक्त कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? हमने कहीं पे शायद वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एक टॉपिक, प्रोसीजर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज देखनी है, क्लाइंट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखनी है, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ क्लाइंट कंपनी देखनी है, प्रोफेशनल क्लियरेंस आपने ऑब्टेन करनी है, क्लाइंट की आइडेंटिटी लेनी है, स्कोप लिमिटेशन देखनी है। और अगर वो प्रोसीजर पॉजिटिव हैं तो फिर आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, वरना नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्यों? उनकी वजह से भी आपका वर्क अफेक्ट होता है। एक फर्म को क्या करना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन करने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। क्या करने चाहिए? मेंटेन करने चाहिए। कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं? थ्रू CPT। लोगों के नॉलेज को रिफ्रेश करना है डिफरेंट कोचिंग क्लासेस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, ताकि स्टैंडर्ड में जो नई अपडेट्स आ रही हैं वो लोगों के नॉलेज में दी जा सके।
तो इनफ ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, क्वालिफाइड स्किल पीपल होने चाहिए, सिर्फ होने नहीं चाहिए, उनका नॉलेज अप टू डेट भी होना चाहिए थ्रू सीपीटी। एक फर्म को क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मीन ऑडिट करने से पहले ऑडिट की कोई डायरेक्शन जो है वो सेट करनी चाहिए। कैसे डायरेक्शन सेट की जा सकती है, थ्रू ऑडिट प्लानिंग। मीन ऑडिट वर्क की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्की एरियाज हाईलाइट होने चाहिए, मीन ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑडिट टीम का वर्क प्रॉपर्ली डायरेक्ट होना चाहिए, ऑडिट प्लान प्रॉपर होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली टीम काम करेगी तो क्वालिटी परफॉर्म होगा, विद इन टाइम विद इन कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट होगा। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या है, ऑडिट की प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसमें ऑडिट प्लानिंग होनी चाहिए, जो कौन करेगा, की ऑडिट पर्सोनल करेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी में रिस्की एरियाज प्रॉपर्ली हाईलाइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट टीम का वर्क डायरेक्ट करेंगे, ऑडिट प्लान। और ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में कवर भी करेंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ऑडिट वर्क की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सीनियर जूनियर जो काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर को वो चेक करना चाहिए कि वाकई ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पूरी टीम ने जो काम किया है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले रिव्यू करना चाहिए, पार्टनर को देखना चाहिए कि सारा काम जो प्लान था प्रॉपर्ली परफॉर्म हो गया है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म हो गए हैं, एविडेंस सारे ले लिए गए हैं, फिर रिपोर्ट साइन करनी चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऑडिट वर्क की, मीन क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, किस चीज़ का, वर्किंग पेपर का। और वो रिव्यू दो तरह के होते हैं, हॉट रिव्यू and cold review, which is also called QCR. हॉट रिव्यू क्या है, बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट वर्किंग पेपर का रिव्यू, उसे नाम दिया जाएगा हॉट रिव्यू। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले जो वर्किंग पेपर का रिव्यू है, जो ऑडिट प्रोसेस का पार्ट है, कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम के वर्क को चेक करेगा कि सारे एविडेंस ले लिए गए हैं, सारा प्लान वर्क परफॉर्म कर लिया गया है, उसके बाद रिपोर्ट साइन करेगा, मॉनिटरिंग। कोड रिव्यू क्या है, रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जिसको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का नाम भी दिया जाता है। मीन क्लाइंट का ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट साइन हो चुकी है, तो कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपके काम की क्वालिटी को चेक करेगा। वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपकी बॉडी भी हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपके ऑफिस का कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, या आपकी फर्म के किसी डिफरेंट ऑफिस का बंदा भी हो सकता है। प्रेफरेबल क्या है, डिफरेंट ऑफिस का बंदा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि अगर आपके काम में कोई चीज़ लैक कर रही है तो आप उसे फ्यूचर में इंप्रूव कर सको। सो क्या होना चाहिए, एक ऑडिट फर्म में कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन कोई लीडर होना चाहिए टू चेक कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स। फर्म को एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए, कोड्स ऑफ एथिक्स फॉलो करने हैं, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस को अवॉइड करना चाहिए। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए और उनको अपग्रेड भी करना है थ्रू सीपीडी। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ऑडिट की प्रॉपर डायरेक्शन, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लान प्रिपेयर होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए एक दूसरे के काम की, और फर्म को क्या करना चाहिए, एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, मीन अपने काम को डॉक्यूमेंट करना है, वर्किंग पेपर्स जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए। क्यों, एक दूसरे के काम को आपने कैसे चेक करना है, वर्किंग पेपर्स के थ्रू। ना सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसे अपने पास रिकॉर्ड में सेव भी करना चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर आपको चीज़ें लिखनी है वर्किंग पेपर में कि किस एरिया को आप टेस्ट करने जा रहे हो, कौन सी असर्शन वेरीफाई करने जा रहे हो, प्रॉपर्ली लिखनी है। टोटल कितनी पॉपुलेशन थी, आपने सैंपल कितना चूज किया, मेंशन करना है। सैंपलिंग करते वक्त भी आपने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की, नॉन स्टैटिस्टिकल की, मेंशन करना है। कितनी ट्रांजैक्शन को आपने कैसे टेस्ट किया, किसने टेस्ट किया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले, सब कुछ लिखना है। चलिए, एक बंदे ने काम कर लिया, उसने सारा ये बनाया, तो उसके बाद जिसने इसके काम को रिव्यू किया उसके नेम सिग्नेचर भी होने चाहिए कि हाँ मैंने रिव्यू किया, ठीक है या नहीं है। प्रॉपर वर्किंग पेपर के अंदर डिटेल होनी चाहिए।
जिससे काम की क्वालिटी चेक करने में हेल्प मिलेगी, जिससे पता चलेगा कौन से एरिया चेक हो चुके हैं, कौन से एरिया अभी तक चेक नहीं हुए। वर्किंग पेपर नहीं प्रिपेयर किए तो पता ही नहीं चलेगा। स्टाफ मेंबर एक मर गया, पागल हो गया, भाग गया, तो कितना काम हो गया था, कितना रहता है, कैसे पता चलेगा? वर्किंग पेपर से पता चलेगा ना, क्या क्या उसने किया हुआ था और क्या क्या रहता है। सो एक फर्म को वर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, ये 7 क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ISQC1 जो है वो अप्लाई होता है फर्म लेवल पे। ISA 220 जो है अप्लाई होता है फर्म लेवल पे नहीं, एक इंडिविजुअल ऑडिट में। और दोनों हेडिंग सेम बातें कर रहे हैं। ISQC1 कहता है फर्म के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। ISA 220 कहता है कि एक इंडिविजुअल ऑडिट पे ये सब कुछ होना चाहिए। किसी कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो तो उसमें कोई लीडर होना चाहिए, उसमें एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, वहाँ पे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करके एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल ऑडिट में प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इंडिविजुअल ऑडिट की क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। दोनों बातें सेम करते हैं, हेडिंग सेम है, लेकिन ISQC1 फर्म लेवल पे है, जबकि ISA 220 जो है वो इंडिविजुअल ऑडिट से रिलेटेड है। क्लियर होती बात? बहुत ही फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का। ऑलमोस्ट हर पेपर में पिछली कोई 12 अटेम्प्ट से ये टेस्ट मस्ट होता है। एथिकल और अदर प्रोफेशनल इश्यूज के साथ कंबाइन करके इसका क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है। नोट्स में अगर आप लोग आए तो चैप्टर 6 के एंड पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। लास्ट क्लास में शायद हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 59, पेज 59, required for 20 good marks. Comment on these findings in the context of CAMEL's quality control policies and procedures. कमेंटिंग करनी है आपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली कि फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, और नहीं हुए तो कौन सा फॉलो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। So you are responsible for monitoring your firm's Camel and Company quality control policies and procedures generally and their application to specific audit clients. You have selected for scrutiny a newly acquired client GEMS, a company providing specialist laboratory services in the food hygiene industry. The first year's audit is nearing completion and you are visiting the audit team located on the client's premises. ऑडिट नियरली कंप्लीट है और आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो। द ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ जेम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2022 शो टर्नओवर ऑफ $20 million, while previous year it was $15 million. 25% के 33% चेंज आया। कितना चेंज आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर? 33%. And total assets 7 million, while previous year it was 4 million. तो about 40% change इसमें भी आया है। The audit team comprises an audit supervisor, an audit senior, and 2 trainees. The result of your visit during February 2023 and review of audit working papers for the year ended 31 December 2022 are as follows. ईयर एंड है 31 दिसंबर और आप ड्यूरिंग फरवरी मीन ईयर एंड के कोई 1.5 माह बाद गए हो विजिट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए। क्या ख्याल है? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर X2 और आप फरवरी में जो है वो जाके चेकिंग कर रहे हो। ऑडिट नियरली कंप्लीट है। सो क्या करना है आपने? कमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर पे कि फॉलो हुए हैं या नहीं हुए।
नंबर 1, इन द एनालिटिकल प्रोसीजर सेक्शन ऑफ द प्लानिंग मेमोरेंडम। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर डाटा। ये कंपल्सरी प्रोसीजर है ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे। रिस्की एरियाज हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हर ऑडिट में प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लाइक कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर, ताकि देखें किसी फिगर में ज़रूरत से ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वो क्या है? रिस्की एरिया। मस्ट परफॉर्म करना होता है, कुछ स्टैंडर्ड कहते हैं कि मस्ट परफॉर्म करना है। कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? ISA 300 ऑडिट प्लानिंग। ISA 300 ऑडिट प्लानिंग कहता है कि आपने प्लानिंग स्टेज पे मस्ट परफॉर्म करना है टू हाईलाइट रिस्की एरियाज। सो क्या कह रहा है जी यहाँ पे? इन द एनालिटिकल प्रोसीजर सेक्शन ऑफ द प्लानिंग मेमोरेंडम, वर्किंग पेपर में लिखा हुआ है प्लानिंग मेमोरेंडम के एनालिटिकल प्रोसीजर वाले सेक्शन में, द ऑडिटर सीनियर हैज स्टेटेड नॉट एप्लीकेबल न्यू क्लाइंट, इसलिए परफॉर्म नहीं किए गए। द ऑडिट सुपरवाइजर हैज नॉट साइंड ऑफ द प्लानिंग मेमोरेंडम एज हैविंग बीन रिव्यूड। पहली बात तो एक कंपल्सरी प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज पे जो पर ISA 300 मस्ट परफॉर्म होना चाहिए था, आपने नहीं परफॉर्म किया, तो ये क्या है? पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। किसने लिखा कि नहीं एक्सेप्ट परफॉर्म करने न्यू क्लाइंट है? दिस मीन प्लानिंग की किसने है? सीनियर ने। सीनियर को करनी चाहिए? नहीं, प्लानिंग एक हाई लेवल एक्टिविटी, आपका होल ऑडिट इस पे बेस कर रहा होता है, तो की ऑडिट पर्सोनल को जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। तो आपने ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यहाँ पे अच्छा असाइन नहीं किया। क्यों? ये सीनियर जूनियर की जो असेसमेंट है, जजमेंट है, वो इतनी हाई नहीं होती कि चीज़ों को इजीली असेस कर सके। फिर उसने चलो काम किया है तो रिव्यू करना चाहिए किसको? मैनेजर को, पार्टनर को। और अगर रिव्यू किया तो आपने डॉक्यूमेंट भी करना है, आपने किया या नहीं किया, किया है तो ठीक है या नहीं है। और यहाँ पे सुपरवाइज़र ने वो कह रहा है रिव्यू किया है लेकिन उसने सिग्नेचर नहीं किए, तो माइट भी फिर रिव्यू प्रॉपर हुआ ही नहीं, तो ये क्या है? पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट वर्क। हाँ, अगर रिव्यू हुआ ही नहीं तो ये क्या है? पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द ऑडिट वर्क। क्या ख्याल है? डायरेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी अप्रोप्रिएट नहीं है, और अगर उसने किया है साइन नहीं किए तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर रिव्यू हुआ ही नहीं तो ये क्या है? फिर पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द ऑडिट वर्क। बड़ी स्पेसिफिक बातें होंगी इन पॉलिसीज के साथ रिलेट करते हुए। स्टूडेंट समझते हैं ये क्वेश्चन बड़ा जनरल सा है, लेकिन जनरल नहीं, इन 7 हेडिंग के साथ रिलेट करते हुए बात करेंगे। लिखी जा सकती हैं 3-4 लाइनें, क्या ख्याल है? पार्ट 2, द ऑडिट सुपरवाइजर इज करंटली ओवरसीइंग 3 अदर ऑडिट असाइनमेंट वर्किंग फ्रॉम कैमल एंड कंपनी ऑफिस। तो ठीक है, एक टाइम पे आप 2-3-4 असाइनमेंट देख सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, अगर ईयर एंड डिफरेंट हैं तो। क्या ख्याल है? हो सकता है मैनेज। He visited Jam's office when the final audit commenced 2 weeks ago. लेकिन इस जम्स क्लाइंट पे 2 वीक पहले उसने लास्ट विजिट किया था, और फाइनल ऑडिट में अच्छा खासा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ पे इस तरह से टीम को अकेले छोड़ देना बगैर सुपरविजन के 2 वीक्स के लिए, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो माइट भी इसके पास वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, और फर्म के पास इतना सफिशेंट सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं है कि सेपरेट आप सुपरवाइज़र कर सको, तो ये क्या है? लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या ख्याल है? सो सिंस देन द ऑडिट सीनियर has completed the audit of tangible fixed non-current assets amounting to 1 million as at 31st December, while previous year the figure was the same 1 million. पिछले 15 दिन से सीनियर एक अकाउंट बैलेंस फिक्स्ड एसेट के ऊपर काम कर रहा है, और उस अकाउंट बैलेंस में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कोई चेंज ही नहीं आया। हाई रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया?
चेंज नहीं आया तो हाई रिस्क हुआ या लो रिस्क हुआ? लो रिस्क है। क्या करना चाहिए था? ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन ही चेक करना चाहिए था, और वो शायद एक दिन क्या 1 घंटे का काम है, लेकिन उसने 15 डेज वेस्ट कर दिए हैं। दिस मीन इसका शायद वर्क प्रॉपर्ली डायरेक्ट था ही नहीं कि कब उसने क्या काम करना है, कितना टाइम लगाना है किस काम पे। क्या ख्याल है? और डायरेक्शन प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? ऑडिट रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। 15 दिन उसने ज़ाया कर दिए। एक ऐसा अकाउंट बैलेंस जिसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कोई चेंज ही नहीं आया। तो डायरेक्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर नहीं है, और 15 दिन से इसने विजिट किया ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो क्या है? पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द ऑर्डर वर्क, जो कि प्लान के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था कि कब कब आपने काम करना है और कब कब उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसलिए ये 15 दिन का कोई काम आपने डायरेक्ट किया ही नहीं हुआ था। क्या ख्याल है? बातें की जा सकती है इसकी भी। चलिए आगे। नंबर 3, one of the trainee has just finished sending out a debtor circularization requesting confirmation of balances as at 31st December 20x2। एक ट्रेनी ने अभी क्या किया है? डेटर कंफर्मेशन का काम फिनिश किया है। फिनिश किया या जस्ट सेंड किया? अभी तक सेंड किए हैं। टोटल डेटर्स रिसीवेबल बैलेंस एट दैट डेट वर $4 million, while previous year it was $2 million। कंपनी के टोटल एसेट्स कितने थे करंट ईयर के? 7 मिलियन, और डेटर कितना है? 4 मिलियन, अबाउट 58% ऑफ टोटल एसेट्स। एक हाईली मटीरियल एरिया, और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर देखें तो डबल हुआ है, 100% चेंज आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्की एरिया भी है। तो आपने असाइन किसको किया इस काम के ऊपर? ट्रेनी को। तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। एट लीस्ट सीनियर शुड हैव बीन असाइन टू ऑडिट दिस एरिया। फिर सर्कुलराइजेशन अभी उसने परफॉर्म की है, कब? फरवरी में ईयर एंड क्या था? दिस मीन इस डेट पे जो बैलेंस शीट में रिसीवेबल लिखा हुआ था उसको आपने बैलेंस शीट डेट के कोई 45 डेज बाद जो है वो आपने कंफर्मेशन सेंड किया ड्यूरिंग फरवरी। क्या ख्याल है? और शायद डेटर डेज भी इतने कोई होते हैं। तो अगर आप डेटर से पूछोगे क्या आपने इतने पैसे देने हैं, तो क्या कहेगा? नहीं देने। क्यों? वो तो अब तक दे चुका होगा। और आप क्या एज्यूम? डेटर मिसस्टेटेड है। क्या ख्याल है? आप रिप्लाईज को प्रॉपर्ली एनालाइज असेस नहीं कर सकोगे। कहाँ पे ये परफॉर्म होना चाहिए? सर्कुलराइजेशन नियर टू ईयर एंड डेट। यहाँ पे तो कैश रिसीट्स के थ्रू वेरीफाई करना चाहिए कि डेटर के अगेंस्ट कैश रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ, रादर देन सर्कुलराइजेशन। सर्कुलराइजेशन कहाँ पे परफॉर्म करनी चाहिए थी? नियर टू ईयर एंड डेट। तो ये क्या है? पुअर प्लानिंग, पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट वर्क। मीन डिफाइन ही नहीं किया हुआ कौन सा काम कब करना है। क्या ख्याल है? टाइमिंग ऑफ ऑडिट आपने जो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की हुई। तो ह्यूमन रिसोर्स का इश्यू भी है और डायरेक्शन का इश्यू भी है। की जा सकती है बात ये भी। ओके, नंबर 4, the company's account payable clerk keeps a petty cash float of $3,000। ये petty cash क्या होता है? रोजमर्रा के खर्चे। टू मीट सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? मंथली बेसिस पे देखते हैं हमारे इतने को एक्सपेंडिचर होंगे तो हम एक क्लर्क को उतने पैसे दे देते हैं। सपोज 15,000 के खर्चे होंगे, हमने 15,000 से दे दिया। एट द एंड ऑफ मंथ देखेंगे उसमें से कुछ बच गया, सपोज 2,000, तो 13,000 ये ले और पकड़, 15,000 फिर उसके पास आ गया, जिससे मंथली एक्सपेंडिचर छोटे छोटे होते रहेंगे। सो क्या किया जा रही? क्लर्क को 3,000 पर मंथ जो है वो दिया जा रहा है एक्सपेंस करने के लिए। मंथली होता है ना, ये ईयरली नहीं होता। और 3,000 अगर पर मंथ है तो ईयर का हो जाएगा 36,000, जो कि इमटीरियल है अमाउंट। क्या ख्याल है? लेकिन क्लर्क, उसकी शायद सैलरी इतनी नहीं होती, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल है। द ऑडिट प्रोग्राम शोज नो रिकॉर्ड ऑफ अ कैश काउंट एंड ऑन इंक्वायरी it is explained to you by the audit senior that when she sent one of the trainees to do the account,
The account payable clerk stated he was at that time too busy and that the trainee could do the account the next day. तो ठीक है, सम टाइम क्लाइंट की अगर इस तरह की रिक्वेस्ट हो, क्लाइंट की ऑनेस्टी अच्छी हो, कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमें वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड करना है कि हमने सेंड किया, आगे से ये रिप्लाई मिला, ताकि वर्किंग पेपर को दे के फिर देखा जा सके नेक्स्ट आपने वो काम किया है या नहीं किया। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर तो शायद यही अज्यूम किया जाएगा कि बंदा भेजा था उसने कर लिया होगा। क्या ख्याल है? So the audit senior decided to postpone the account until later in the audit. None of this is recorded in the audit paper. ये भी क्या है? Poor documentation of the audit work, proper documentation नहीं की गई, इनफैक्ट साथ poor monitoring भी है। क्यों? वो काम भाई साइन किया था, किधर है दिखा, मॉनिटर भी होना चाहिए था, तो मॉनिटरिंग भी पुअर है और डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या ख्याल है? नंबर 5, the other trainee was assigned by the auditor senior to the audit of inventory which comprises consumable stores amounting to 200,000 while previous year it was 150,000. 200,000 what percent of 7 million? 200,000 7 million का कितने परसेंट है? कितना? नहीं मिस दोबारा, 200,000 है, 2 मिलियन नहीं है, 2.8%। और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इसमें कोई 33% का चेंज भी आया है। क्या ख्याल है? हाई रिस्की एरिया है। किसको आपने असाइन किया इस पे? ट्रेनिंग को, और कंपनी करती भी शायद कोई प्रोडक्शन है तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स असाइन नहीं किया, एटलीस्ट सीनियर असाइन करना चाहिए था। ओके, द फर्म मिस्ड द कंपनीज एनुअल इन्वेंट्री काउंट। हमें क्या करना होता है, अगर क्लाइंट का सपोज ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, तो हमें 31 दिसंबर पे ही क्या करना है, इन्वेंट्री का काउंट जो है वो करवाना है। और काउंट करवाने का एक ही मकसद है कि रिकॉर्ड में देखना उतना बैलेंस नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड को एडजस्ट करवाना है। क्यों? कंपनी क्या करती है, अपनी PIR से बैलेंस उठाती है इन्वेंट्री का और वो उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख देती है। तो हमने देखना है जो PIR में बैलेंस आ रही है ठीक है या नहीं। कैसे? क्लाइंट को कहते हैं चल भी हमारे सामने इन्वेंट्री काउंट कर, हम जाके उसे ऑब्जर्व करते हैं, अटेंड करते हैं और काउंट करके शीट्स में देखते हैं कितने यूनिट्स आ रहे हैं, उनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, PIR के साथ। अगर PIR में उतने नहीं आ रहे तो PIR को एडजस्ट करवाते हैं। काउंट करवाने का एक ही मकसद है, PIR को एडजस्ट करवाना, अदरवाइज का और कोई मकसद नहीं है। हाँ, समटाइम ईयर एंड पे हम अवेलेबल नहीं होते। क्यों? हमारी अपॉइंटमेंट ही हो सकता है ईयर एंड के बाद हुई, तो फिर हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई वहाँ पे क्लाइंट को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि इसकी काउंट की, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है किसको, PIR को, और देखना है इस काउंट डेट से लेकर ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री मूवमेंट है उसमें जो ऐड हुई है उसे माइनस करवा देना है और जो माइनस हुई उसे ऐड करवा देना है। उसे क्या होगा, ईयर एंड वाली इन्वेंट्री वेरीफाई होगी कि ईयर एंड पे कितनी बननी चाहिए थी, फिर देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतनी है या नहीं है। जहाँ पे भी हमारी अपॉइंटमेंट हुई वहाँ पे हमने काउंट करवा के उस डेट पे देखना है PIR में कितना बैलेंस आ रहा है, नहीं आ रहा उतना तो PIR को एडजस्ट करवा लिया। अब इस काउंट डेट से ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री ऐड हुई है उसे माइनस, जो माइनस हुई है उसे ऐड करवा के तो ईयर एंड वाले बैलेंस पे आ गए। ये जो ऐड को माइनस, माइनस वाली को ऐड करवा रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है रोल बैक टेस्ट का। कौन सा टेस्ट है ये? रोल बैक टेस्ट। इस तरह से इन्वेंट्री वेरीफाई की जाएगी। समटाइम हम क्लाइंट को कहते हैं भाई 31 दिसंबर पे इन्वेंट्री काउंट होगा, वो कहता है ना यार मेरा क्रिसमस वीक है, बड़े बिजी डेज होते हैं, तो प्लीज़ आप 15 दिन पहले काउंट करा लो। तो एक्सेप्टेबल है अगर क्लाइंट की इंटेग्रिटी अच्छी है, कंट्रोल स्ट्रांग है तो क्या करेंगे, 15 दिन पहले हमने काउंट करवाया, उसके अगेंस्ट PIR को एडजस्ट करवाया। काउंट के बाद PIR एडजस्ट मस्ट होगी, PIR एडजस्ट किए बिना काउंट का मकसद ही फौत हो जाता है।
और क्या करेंगे फिर, इस डेट से लेकर ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री मूवमेंट हो रही है उसे हम इंश्योर करेंगे कि कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रही है। फिर इस डेट पे जो भी पीआईआर से बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा है ठीक होगा। लेकिन ईयर एंड के बाद अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो काउंट करवा के पीआईआर को एडजस्ट करवाना है और रोल बैक करते हुए ईयर एंड इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे एक तो हमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स का इशू था, एटलीस्ट सीनियर असाइन करना चाहिए था। हुआ क्या, द फर्म मिस्ड द कंपनीज एनुअल इन्वेंट्री काउंट बिकॉज इट वाज ओनली अपॉइंटेड ऑडिटर आफ्टर द कंपनीज ईयर एंड। चलो कोई बात नहीं, काउंट करवा के पीआईआर को एडजस्ट करवाओ और रोल बैक के थ्रू ईयर एंड इन्वेंट्री को वेरीफाई कर लो। द ट्रेनी हैज परफॉर्म्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर परचेजिंग एंड इन्वेंट्री इश्यूज। उसने इन्वेंट्री की परचेज इशू के कंट्रोल चेक किए एंड रोल बैक अ सैंपल ऑफ करंट क्वांटिटी टू ईयर एंड क्वांटिटी। और क्या किया, पीआईआर में देखा क्या आज बैलेंस आ रहा है, उसको रोल बैक करके ईयर एंड बैलेंस देखा तो उसने कहा ठीक है। लेकिन आज जो बैलेंस आ रहा है क्या एक्चुअली उतना पड़ा है वो आपने देखा, इनका काउंट करवाया? नो। क्या ख्याल है, जब आज आपने वेरीफाई नहीं किया तो फिर तो ईयर एंड पे भी बैलेंस डिफरेंट हो सकता है। तो पहले काउंट करवाना चाहिए, उसके बाद पीआईआर को एडजस्ट करवा के फिर रोल बैक टेस्ट की तरफ जाना है। उसने ये काम किए ही नहीं, पीआर को देखा ही नहीं कि उसमें आज बैलेंस ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। वो कैसे पता चलना था, काउंट शीट्स के थ्रू कंपेयर करके। उसने रोल बैक का नाम सुना हुआ था, क्या बात ये की थी, रोल बैक होता है, तो उसने पकड़ा पीआईआर को, रोल बैक किया, ईयर एंड का बैलेंस आया तो वो तो वही आना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ रहा था। लेकिन इसी ईयर एंड पे उतना बैलेंस पड़ा था या नहीं पड़ा था, वो तो काउंट के थ्रू वेरीफाई होना था, तब नहीं हुआ तो फिर आज वेरीफाई करके देखो। क्या ख्याल है, ठीक है, पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, उसका काम आपने बताया ही नहीं भाई कैसे तूने वेरीफाई करना है, वो अपनी मन मर्जियां करता फिर रहा। ह्यूमन रिसोर्स भी प्रॉपर नहीं है, मटीरियलिटी कैलकुलेशन भी इसके अंदर देंगे एक पॉइंट वो भी है, और साथ रोल बैक तो किया लेकिन काउंट करवा के पीआईआर को जो है वो इंश्योर नहीं किया कि एक्यूरेट है या नहीं है, और ये पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट है। ठीक हो गया। नंबर 6, the company proposes to include an environmental report in its annual report. Other information containing health, safety, environmental and social data for the year ended 31st December 20x2. कंपनी इस दफ़ा एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर एनवायरमेंटल रिपोर्ट देने जा रही है, तो हमें प्लानिंग स्टेज पे ही इससे रिलेटेड जो है वो अपना काम पहले से डिसाइड करना है कि हमने ईयर एंड पे भी चेक करना है जब एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगी कि वो डाटा कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं, और ड्यूरिंग ईयर बी इससे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी हमने क्या करना है, एनालाइज असेस करना है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। A copy of this report has been filed by the audit senior with the comment that it will be dealt with when the other unaudited information to be included in the annual report is available for review. तो ड्यूरिंग ऑडिट उसकी एक कॉपी आपको मिली, और किसको मिली, सीनियर को, उसने वर्किंग पेपर में अटैच कर दी कि एंड ऑफ ऑडिट बाकी इंफॉर्मेशन के साथ इसे भी देखेंगे। पहली बात तो ये रिपोर्ट सीनियर के लेवल की नहीं है कि ऑडिट पर्सोनल ही इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड या असेस कर सकते हैं, तो एटलीस्ट की ऑडिट पर्सोनल इंगेजमेंट पार्टनर या सुपरवाइज़र को इसे देखना चाहिए था। और फिर ये कमेंट दे देना कि इसको एंड पे देखेंगे, नहीं ये भी ठीक नहीं है। आपको जैसी ये रिपोर्ट मिली है तो आपको फौरी देखना है कि उससे रिलेटेड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई एविडेंस भी मिल सकता था। भाई किसमें हो सकता है एक कॉस्ट बताएगी जितनी लगाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है उतनी नहीं है, इसमें या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है या फिर इसमें गलती है। क्या ख्याल है, जो एंड ऑफ ऑडिट टाइम प्रेशर में तो आप नहीं चीज़ें वेरीफाई कर सकोगे। तो ये क्या है, पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट भी है, और साथ
पुअर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए था कि ऑडिट पर्सोनल को ही चेक करनी चाहिए थी। ये चीज़ें रिलेट होती हैं साथ। जनरल नहीं है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। क्या ख्याल है? हर सिनेरियो के साथ 2 3 कहीं पे 4 भी रिलेट हुए हैं पॉइंट। सो होपफुली कल हम कुछ प्रोफेशनल इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। एथिकल इश्यूज हमने कर लिए, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज कर लिए, प्रोफेशनल इश्यूज कुछ हमने बातें ऑलरेडी की हुई हैं प्रोफेशनल लायबिलिटी की, कुछ और हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट इश्यूज, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके साथ हम किट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। नहीं, अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं लाइक प्रोफेशनल इश्यूज कुछ और हैं।